अगर हिल जाए तो बता देना, है ना। चलिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, चलिए डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। अभी ये थोड़ा सा जो बचा हुआ आइसोमेरिज्म का वो खत्म कर लेते हैं, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर आगे इसी पे कंटिन्यू चलेंगे। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स, stereoisomers that have the same skeleton, stereoisomers that have the same skeleton same skeleton, ब्रैकेट में लिखिए, that is component atoms have the same skeleton, ब्रैकेट में लिखिए, that is component atoms, that is component atoms, component atoms attached in the same sequence, attached in the same sequence, attached in the same sequence, bracket close, but differ from each other, but differ from each other, but differ from each other with the relative positions, with the relative positions, with the relative positions of atoms, with the relative position of atoms in three-dimensional space, in three-dimensional space, in three-dimensional space by virtue of rotation, by virtue of rotation about the sigma bonds, about the sigma bonds are called conformational isomers, are called conformational isomers, or conformers, or conformers, 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 comma, and this phenomena is known as, and this phenomena is known as, and this phenomena is known as conformational isomerism, conformational isomerism। तो देखिए ये मॉलिक्यूल है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू देखो या फिर सॉहर्स के थ्रू देखो, है ना। ये जो रेड वाला है, मान लीजिए CH3 ग्रुप है, तो इस कार्बन पे एक CH3 लगा है, H लगा है, H लगा है, इस कार्बन पे एक CH3 H और H, है ना। यहाँ पे जो बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अभी ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि रेड के जस्ट आगे रेड दिख रहा है ना। अगर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, तो अब एक इसी मॉलिक्यूल की एक दूसरी स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। एक तो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है, रेड के जस्ट पीछे या रेड के जस्ट आगे एक रेड है ना। एक दूसरी हो सकती है कि ये रोटेट कर गया, कहाँ रोटेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट किया, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस तो रोटेशन पॉसिबल है ना, ये रोटेट होगा, ये बन गया। तो ये जो भी मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के बोले जाएंगे कन्फर्मर है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो चलिए यहां पर देखिए क्यों रहा है। पहले तो नहीं हिला था ये।
बनाइए बनाइए, साथ में बनाइए। तो देखिए यहाँ पे मान लो आपका H लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा है, यहाँ पे आपका H लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है और यहाँ पे H लगा है। ठीक है, इधर इधर देखिए, ये जो बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस मैं इसे रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका CH3 आपका मान लो यहाँ आ जाता है, H यहाँ आ जाता है, H यहाँ आ जाता है, ये H आपका यहाँ, CH3 एज इट इज ही और H आपका ये। तो ये दोनों, इन दोनों मॉलिक्यूल में, ये एक ही मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर हैं एक तरीके से, है ना। ये मॉलिक्यूल नहीं बदला है, ये मॉलिक्यूल अभी जो है और अभी जो है, ये मॉलिक्यूल सेम ही है, बस मॉलिक्यूल ने सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन करके डिफरेंट पोजीशन क्रिएट कर दी है एटम्स या ग्रुप्स की। तो इन्हीं दो पोजीशन को बोला जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर के लिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर आप दिख रही हैं, इस मॉलिक्यूल की ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये दो स्ट्रक्चर में जो आपस में रिलेशन है, ये एक दूसरे के कन्फर्मर या कन्फर्मेशनल आइसोमर बोले जाएंगे। ठीक है, ये बनाइए। सर टेस्ट तो 38 का क्यों होता था जब आप लोग पीओसी 2 बार रखा था, पता होगा 38 नंबर 2 मार्क्स से क्या कर लोगे? नहीं आपका ऊपर 40 लिखा है। हाँ 40 रहने दो उसको। उन्हें इससे फर्क पड़ेगा, तुम लाए कितने, और उससे ही फर्क नहीं पड़ेगा कि 40 थे 38 थे। हो गया? बातें नहीं करिए ऐसे, है ना, कंसंट्रेशन यहाँ रखिए। देखिए कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल, इसी एक ही मॉलिक्यूल की दोनों स्ट्रक्चर हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी एक फ्लास्क है, उसके अंदर मैंने यही इस मॉलिक्यूल इसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मैंने रखा हुआ है, या फिर इस मॉलिक्यूल को मैंने दूसरे फ्लास्क में इसी स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अगर ये वाला लेते हो तो रूम टेम्परेचर पे भी इतनी एनर्जी है कि ये बॉन्ड अपने आप रोटेट होकर यहाँ पे जा सकता है ना। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? केवल सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस थोड़ा सा घूम गया, यही ना। तो रूम टेम्परेचर पर भी इस वाली स्ट्रक्चर के पास इतनी एनर्जी है कि वो घूम के दूसरी स्ट्रक्चर बना ले। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस मॉलिक्यूल को आपने इस फॉर्म में रख लिया या फिर इस मॉलिक्यूल को आपने इस फॉर्म में रख लिया। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगी। लिखिए, नोट करके लिखिए, कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। Conformers are interconvertible into each other at room temperature. Conformers are interconvertible into each other. ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगी, ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगी, आपस में बदलती रहेंगी, है ना। Into each other at room temperature, full stop. Second point लिखिए, conformers cannot be separated. कन्फर्मर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप कन्फर्मर को अलग नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। तो देखिए, ये इथेन है, ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, CH3 ये इथेन है।
ठीक है। अभी मैंने इसकी ये फॉर्म बनाई हुई है, आप अगर दूर से देखें तो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक इसकी ये बन जाएगी। इन दोनों हाइड्रोजन के जस्ट बीच में ये वाला हाइड्रोजन है, आपकी साइड वाला, है ना। तो अब ये बताइए इस फॉर्म में और इस फॉर्म के बीच में कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं। पहले ये बताइए कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाने पे मैंने कितने डिग्री घुमाया है, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है, चलो ये बता दो पहले। 120। तो अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को यहां से यहां लेकर आए तो कितने डिग्री घुमाया, 60 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, कितने में, 60 की कोई नंबर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर है इनके बीच में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट। तो कायदे में तो देखें तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ये स्ट्रक्चर यहाँ और यहाँ के बीच में इनफाइनाइट केस में यहाँ इनफाइनाइट केस में रह सकती है। तो इनफाइनाइट तो हम स्टडी नहीं कर सकते, हम स्टडी करेंगे दो स्ट्रक्चर इसमें। एक तो ये जिसमें हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इस हाइड्रोजन के पीछे क्या आप, अगर मैं बहुत दूर लेके जाऊं तो इस हाइड्रोजन के पीछे वाला हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं, वो छुप जाएगा। और जब ये छिप जाती हैं, जब जो है मून ढक लेता है सन को, तो क्या हो जाता है, इक्लिप्स हो जाता है ना। तो ये वाली जो फॉर्म है जिसमें कि न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को ढक लेगा, इसे बोला जाएगा इक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि इसने इसको शैडो कर दिया, नहीं दिख रहा वो, है ना। और एक फिर ये वाली फॉर्म है, इसे बोला जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। तो इथेन मॉलिक्यूल की हम दो स्ट्रक्चर की वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म और उसकी स्टैगर्ड फॉर्म। ये इक्लिप्स है और ये उसकी स्टैगर्ड है। वापस फिर 60 डिग्री घुमाए तो फिर से इक्लिप्स आ गई, फिर 60 डिग्री घुमाने पर वापस से फिर स्टैगर्ड आ गई, 60 घुमाने से फिर से इक्लिप्स आ गई, 60 घुमाने से फिर से स्टैगर्ड आ गई, ठीक है। तो दो कन्फिगरेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो यहाँ पर दो आएंगे आपके, इथेन के दो कन्फर्मर की बात की जाएगी, इक्लिप्स और स्टैगर्ड, है ना, STA, इक्लिप्स और स्टैगर्ड, है ना। दो कन्फिगरेशन की हम यहाँ पे बात यहाँ पे करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा। ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया, पीछे वाले को देवांश बातें मत करो भाई। ये जो भी मैंने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये कौन से वाले कार्बन पे बने हुए, आगे वाले या पीछे वाले पे, पीछे वाले पे, है ना। चलिए आगे वाले में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आगे वाले में मैंने बनाया है, देखिए अगर मैं देखूं एग्जैक्ट इक्लिप्स बनाता हूं तो इस लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। ये आपकी इक्लिप्स है। तो अगर आप परफेक्ट इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इस बॉन्ड के जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड है, तो अगर मैं इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये बना दूं तो फिर ड्रॉ नहीं हो पाएगा, वो बन नहीं पाएगी बात। तो इससे थोड़ा सा हल्का सा ऐसा करते हुए बनाएंगे, इससे थोड़ा सा ऐसा करते हुए इसको बनाया जाता है ना, इससे थोड़ा सा ऐसा करते हुए इसको बनाया जाता है। आप इसे ये मत सोचिए कितने 2-5-6 डिग्री के एंगल पे आ गया ये, आप इसे ये एज्यूम नहीं करना कि यहाँ पे तो मुझे 5-6 डिग्री का एंगल दिख रहा है, वो एंगल नहीं है, वो बनाने की मजबूरी है पेपर पे, समझ गए। तो थोड़ा सा इसको ऐसा करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी लगा है हाइड्रोजन। तो अभी ये कौन सी फॉर्म है इसकी, ये कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है ना, इक्लिप्स फॉर्म है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों स्ट्रक्चर में पीछे वाले को मैं स्टैटिक रखूंगा, पीछे वाले को मैं जस्ट पकड़ के रखूंगा और आगे वाले को घुमाऊंगा 60 डिग्री रोटेशन पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री का रोटेशन दूंगा। तो 60 डिग्री का मैंने रोटेशन दे दिया है ना, क्लॉकवाइज CLC। तो अब मुझे ये कहाँ मिलेगा, एक यहाँ और एक आपका यहाँ। तो पीछे वाले जो ये हैं ये तो अपनी पोजीशन पर फिक्स ही हैं, बस अब आपका ये आ गया है ना, आपका ये आ गया है, इसे बोलेंगे स्टैगर्ड।
वापस से जो अगले वाला कार्बन है उसे मैं फिर 60 डिग्री का टर्न दूंगा तो क्या बन जाएगा, हाँ वापस से इक्लिप्स बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये आपका, ये फिर आपका ये, वापस से आपका क्या बन गया, इक्लिप्स बन गया, इक्लिप्स्ड। ठीक है, चलिए ये बनाइए। लिखिए, हेडिंग डालिए, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्लिप्स फॉर्म, इथेन की इक्लिप्स फॉर्म किसको बोलेंगे, तो क्या डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करोगे उसको? जिसमें एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन छिप गया है, ऐसे इक्लिप्स। इन जनरल अंग्रेजी के डिक्शनरी में तो इक्लिप्स तो वही शब्द है जिसमें कोई चीज किसी को छुपा ले, इक्लिप्स। चलो ऐसे कर दो। फिर स्टैगर्ड की क्या डेफिनेशन लिखोगे? जहां पे ना छिपाए, ना छिपाने के तो फिर बहुत सारे, ये ना छिप रहा, ना छिप रहा, ना छिप रहा, सब बहुत ना छिप रहे हैं। अब रो एंगल वाली बात हमें नहीं करनी ना, हमें तो जनरलाइज डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इक्लिप्स फॉर्म तो वो होगी जिसमें कि दो हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पर हो सकते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पर हो सकते हैं, वो इक्लिप्स ही हो सकती है। देख रहे हो, ये डिस्टेंस मिनिमम है। थोड़ा सा भी एंगल आप बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ेगी ना डिस्टेंस। तो वो फॉर्म जिसमें कि एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, वो इक्लिप्स है। तो ऑटोमेटिकली आप इसी कंफर्मेशन पे पहुंचोगे। और वो जिसमें कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो आप एग्जैक्ट 60 डिग्री पे ही, मतलब इस पे ही पहुंचोगे। इसके बाद आप वो करोगे तो फिर से कम होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने डिफाइन किया है कि जब इनके बीच की डिस्टेंस कम है, सबसे कम है, तो इक्लिप्स है, और जब ये सबसे ज्यादा है तो वो स्टैगर्ड है। ठीक, तो लिखिए, इक्लिप्स कन्फर्मेशन इज व्हेन eclipsed conformation is when the hydrogen atoms attached to the two adjacent carbons are as close together as possible, full stop। नेक्स्ट टाइम में अब लिखिए, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज व्हेन the hydrogens are as far apart as possible, फुल स्टॉप। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोजीशंस हैं, इनको क्या बोलोगे? यहां और यहां के बीच में भी तो इनफाइनाइट पोजीशंस है ना, उनको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस, है ना। जहां पे मान लो मुझे कहीं पर ऐसी बात करनी हो कि ना मुझे इसकी ना मुझे इसकी, इनके बीच की कहीं पे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करना है, तो कुछ तो नाम दूंगा ना उसको। या तो मैं ऐसे लिखूं कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की कन्फिगरेशन, या तो मैं ऐसे बोलूं, या मैं उसको कुछ नाम दे दूं, तो उसे बोला है इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन, है ना। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन। तो क्या है इंटरमीडिएट कन्फिगरेशन की? क्या डेफिनेशन है? जो ना तो इक्लिप्स है ना स्टैगर्ड है, वही इंटरमीडिएट कन्फिगरेशन है ना। एनी कन्फर्मेशन दैट इज नॉट इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड is intermediate conformation
also known as skew conformation, also known as skew conformation, also known as skew conformation, तो इसके SKW, skew, SKW, skew conformation, ठीक है, skew conformation। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डाईहेड्रल एंगल, डाई HEDRAL, डाईहेड्रल, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। जब मैं बोलता हूं कि ये है और यहां पे मैंने 60 डिग्री घुमाया, तो वो एंगल किसके बीच का है? क्योंकि एंगल तो किन्हीं ऐसे इस तरीके की चीजें होता है, ऐसे और ऐसे, एंगल तो यहां पर होता है ऐसे, एक सेंटर पॉइंट और उसके अक्रॉस दो चीजें हैं जो ऐसे एंगल चेंज कर रही हैं, लेकिन यहां पे तो दो सेंटर है ना, ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों का सेंटर तो एक जगह पर नहीं है ना। तो यहां पर वो 60 डिग्री की बात हम कैसे करते हैं? तो यहां पे वो कहता है कि जैसे मान लो इस एटम को ले लीजिए, तो एक प्लेन तो ये है जिसमें कि ये कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन आया, ये एक पर्टिकुलर प्लेन है, और एक प्लेन वो है जिसमें कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एटम है ना। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल चेंज होएगा जब आप ऐसे घुमाते हो, समझ में आ रहा है? एक तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का एक ये प्लेन है, और एक यहाँ पे अभी ये प्लेन है, और जब मैं इसको घुमाता हूं तो आगे वाला वो प्लेन चेंज होता है ना। तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल है वही तो 60 हम कह रहे हैं ना, 60 है, 0 है, तो इसी को बोला जाता है डाईहेड्रल एंगल। तो जो आप ये चेंज करते हो कि अभी यहाँ पे 0 है, अभी ये 60 है, तो इन दो पर्टिकुलर प्लेन के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, उसे बोला जाता है डाईहेड्रल एंगल। तो लिखिए इसे, द डाईहेड्रल एंगल इज द एंगल the dihedral angle is the angle between two intersecting planes comma such as between any hydrogen atom on one carbon, any hydrogen atom on one carbon, तो मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को मिलाते हुए जो प्लेन है, and any hydrogen atom on adjacent carbon, any hydrogen atom on adjacent carbon। ठीक है, अब हाँ वो अटेंडेंस एक मैं भूल गया, मैं होएगी, ये क्या है, ये रही, चलिए अभी होएगी। टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन है ना। TORSIONAL, टॉर्सनल, TORSIONAL, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड किससे बना है? इस बॉन्ड को बनाने में क्या यूज हुआ है? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड है, किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्टैटिक पॉइंट चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो डायग्राम है ये ऑन द स्केल नहीं है, ये बॉन्ड काफी और छोटा है। ये हाइड्रोजन एटम भी बहुत पास है, ये बहुत पास मतलब एक तरीके से स्केल, ऑन द स्केल देखें तो ये इतने और पास ऐसे आएंगे, ये ऐसे घूमेंगे ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी और पास लगे हुए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो आपके पास यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये। अभी इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जिस पोजीशन में है, जितने दूर हैं, और अभी जितने दूर हैं, तो किस में इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में कम रिपल्सन है? इस फॉर्म में या अभी इस फॉर्म में?
बीच वाले में। अभी इनके इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस कम है क्योंकि एटम के बीच की भी कम है, और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ लाते हो तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम होता है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि मॉलिक्यूल को अभी आप अगर यहाँ से यहाँ लाते हो तो आपने जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन्हें थोड़ा और पास ले आए तो इनमें और रिपल्सन बढ़ा, यही नहीं? तो इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ था और आप इसे यहाँ लाते हो तो यहाँ से यहाँ पे अब इसमें कुछ टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हुआ है। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है पता है आपको? आप एक वायर लीजिए लंबा स्टील का कोई भी, और उसे ऐसे ट्विस्ट करिए तो वापस उधर ही भगेगा वो। टॉर्शनल स्ट्रेन जानते हो? एक लोहे का वायर लीजिए, है ना, लंबा स्टील का वायर लीजिए 1 मीटर का, आप ऐसे है उसे ऐसे ट्विस्ट करिए, जब आप छोड़ेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा। तो आप किसी लोहे के वायर को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो तो आप उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हो। समझे नहीं समझे? तो यहां पर भी यही है ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसे रहना चाहता था, अब आप इसे ऐसे लेके आए तो आपने इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट किया, ये वापस यहीं जाना चाहेगा कायदे में तो, ठीक है? तो इसे बोला जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होती है कि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें जो आपस में रिपल्सन बढ़ता है घटता है उसकी वजह से। तो लिखिए टॉर्शनल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन torsional strain is the strain due to repulsion between torsional strain is the strain due to repulsion between bond pair electrons repulsion between bond pair electrons of front and back carbon front and back carbon hydrogen हाइड्रोजन नहीं, सॉरी गड़बड़ हो जाएगी फिर, फ्रंट एंड बैक कार्बन वैलेंसी, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा CH3 कुछ और भी हो सकता है ना, कार्बन वैलेंसी, ठीक है? और ये इक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा रिपल्सन होगा या स्टैगर्ड में? इक्लिप्स में ज्यादा होगा या स्टैगर्ड में? इक्लिप्स, हाँ लिखिए आगे इसमें, एंड इज मैक्सिमम इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस हैज मोर टॉर्शनल स्ट्रेन देन दिस, है ना, दिस ये इक्लिप्स है, हैज मोर टॉर्शनल स्ट्रेन देन दिस स्टैगर्ड, है ना, ये लिखिए। सर आप बन गए थे कहाँ? आज अटेम्प्ट हुआ ना, तो 20 आज से शुरू थे। क्या है शुरू? मेंस के अटेम्प्ट शुरू नहीं, आज से नहीं है, कल से है। कल आप जाओगे सर? हाँ जाएंगे, कल आपकी क्लास होएगी, क्यों नहीं होएगी? पेपर तो सुबह होता है, दूसरी शिफ्ट शायद 3 बजे होती है। वहाँ पे हिप हिप हुर्रे चक दे, ऐसे भी तो करना। कभी भी डर के, मतलब डरना नहीं चाहिए ना, जा बेटा जा, है ना। आज से नहीं किसी का अटेम्प्ट है? कल है 3-4 बच्चों का है कल। सर आप इंजन से जाओगे? कोई भी चला जाएगा। लंदन से जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले इस पे चलते हैं। वांडरवाल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। वांडरवाल स्ट्रेन
वान डर वाल स्ट्रेन, VANDERWALL, वान डर वाल स्ट्रेन, और स्टेरिक स्ट्रेन, और स्टेरिक STERIC स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। चलिए केमिस्ट्री में ये देखिए क्या है, ये किसको डिफाइन करते हैं, व्हाइट वाले ये हाइड्रोजन को। मैं हाइड्रोजन को पास ला रहा हूं ऐसे, तो ये मैं कितने बिल्कुल यहां पर रहना पसंद करते हैं क्या हाइड्रोजन एटम। जब ये दूर हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, पास वाला अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, और फिर बस तो करो भाई कहाँ तक आएगा, है ना। तो ये एक लिमिट तक तो पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद क्या होने लगता है, उसके बाद देखिए इसके पास एटम, हाइड्रोजन एटम है, किससे बना है, बीच में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन। ये किससे बना है, बीच में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन। तो बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर क्या इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर क्या इलेक्ट्रॉन। तो एक लिमिट के बाद ये पास नहीं आना चाहते, है ना। मान लो आप कहीं पे साइबेरिया में हो, अकेले हो, कोई आपको दूर कोई आदमी भाई कोई आदमी दिख गया, भाई बढ़िया लग रहा बढ़िया लग रहा, और वो आता ही चला जाए पास आते ही चला जाए, ओ बस करो भाई कहाँ आ जाएगा पास। तो एक लिमिट तक इन्हें पसंद होता है, उसके बाद इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है ना। दो एटम बिल्कुल ऐसे मर्ज नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इनके बीच इसके पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वे ऐसे नहीं होना चाहते। तो अगर आप इस लिमिट तक ये यहाँ पर रहना चाहते हैं, यहां तक मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, उसके बाद जब आप इन्हें पास में लाते हो तो स्ट्रेन बढ़ता है, उसी स्ट्रेन को बोलते हैं वान डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल में ये तो दोनों CH3 है ना, और बड़े बड़े ग्रुप हैं, आप इन्हें यहां लाते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इनमें मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन है, होगा नहीं होगा। दो CH3 तो और बड़ा है ना, कार्बन के साथ 3 और HH, ये CH3 है और ये CH3, तो इसमें मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन है, वान डर वाल स्ट्रेन है। और यहां पर करूं तो सबसे कम है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप मैंने बड़े बड़े सबसे अपोजिट में कर दिए। तो इस टाइप की जो स्ट्रेन है उसे बोला जाएगा वान डर वाल या स्टेरिक स्ट्रेन। तो दो टाइप की स्ट्रेन है, एक तो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, एक एटम के अपने इंटर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसके ऊपर उसकी वजह से। समझ गए, समझे नहीं समझे। एक तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसकी वजह से स्ट्रेन जो भी पढ़ा। एक एटम किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, वे दोनों बहुत ज्यादा पास नहीं आना चाहते, ये दूसरा। तो लिखिए वान डर वाल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन, वान डर वाल या स्टेरिक दोनों इसी को बोलते हैं ना। वान डर वाल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन वान डर वाल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन due to repulsion between atoms oblique groups of atoms oblique groups of atoms due to steric factors फुल स्टॉप। स्टेरिक फैक्टर वही है कि दो एटम बहुत पास में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्सन करने लगते हैं, ठीक है। बहुत जगह जो भी हमने पढ़ा स्टेरिक क्लैश, स्टेरिक रिपल्सन, सब बातों का एक ही मतलब है ना। दो एटम बहुत पास नहीं रहना चाहते, फुल स्टॉप। बल्कियर द ग्रुप मोर द वान डर वाल स्ट्रेन, बल्कियर द ग्रुप more the van der Waals strain। ठीक है। अब यहां पर देखिए CH3 has maximum van der Waals strain while this CH3 यहां है, तो आपका CH3 आपका ये यहां है,
ठीक है, हैज मिनिमम van der Waals strain, van der Waals strain, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम van der Waals strain है और इसके अंदर मिनिमम van der Waals strain है। भाई सर से पूछ लो आप, सर से तो पूछना है, सबसे पूछना है। तुमने लिख लिया है? तुम लिख ही नहीं रहे हो हैं? हाँ, टूटा है ना। ठीक, कोई नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो van der Waals स्ट्रेन है ये सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करती है वो तभी सिग्निफिकेंट इसका रोल दिखता है जब जो ग्रुप हैं वे कम से कम CH3 तो हों। सबसे छोटा ग्रुप तो आप CH3 बना पाओगे ना, तो कम से कम जो ग्रुप है CH3 हो तभी उनके बीच में van der Waals फोर्स इतना होगा, van der Waals स्ट्रेन इतना होगा कि उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी में। अगर हाइड्रोजन लगे हैं, मान लो जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पे CH3 हैं, तो van der Waals स्ट्रेन की यहाँ पे चर्चा की जाएगी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब कि ईथेन मॉलिक्यूल है, तो ईथेन मॉलिक्यूल में टॉर्सनल स्ट्रेन की चर्चा की जाएगी। van der Waals स्ट्रेन कुछ इतना है नहीं, है ना, कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उससे कुछ जनरेट होता, कुछ रिजल्ट जनरेट होता हो। तो ईथेन मॉलिक्यूल में यूजुअली वो बोलता है कि van der Waals स्ट्रेन नहीं होती, उसमें केवल टॉर्सनल स्ट्रेन ही होती है। और अगर मैं यहाँ पर ब्यूटेन ये बना दूँ CH3 तो फिर इसमें टॉर्सनल van der Waals दोनों स्ट्रेन की चर्चा की जाएगी। तो नोट करके इसमें लिखिए, van der Waals स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन, van der Waals स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, van der Waals स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन ओनली एग्जिस्ट फॉर बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, ओनली एग्जिस्ट फॉर बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, ओनली एग्जिस्ट फॉर बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉमा सच एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स, सच एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स, कम से कम मिथाइल तो होना ही चाहिए, है ना, सच एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स, फुल स्टॉप। So in ethane there is no van der Waals or steric strain, there is no van der Waals or steric strain as hydrogen atoms are not bulky, as hydrogen atoms are not bulky, आर नॉट बल्कि। तो चलिए अब यहाँ पे हम एनर्जी प्रोफाइल इसका देखते हैं। डाईहेड्रल एंगल, तो यहाँ पर एक तो देखिए यहां से मैं शुरू करूंगा, ये 0 डिग्री का एंगल है ना, ये हमारा 0 डिग्री का एंगल है। फिर ये हम घुमाएंगे इसको तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, फिर घुमाएंगे तो 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, फिर घुमाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, फिर घुमाएंगे तो 240 डिग्री का हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो 0 डिग्री पे हम यहां से चालू करेंगे बेसिकली, है ना।
यहाँ से चालू करेंगे इस कन्फर्मेशन को, है ना। ईथेन में, ईथेन की इस कन्फर्मेशन से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये है 0 डिग्री, और उसमें मैं आगे वाले कार्बन को पकड़ के घुमाऊंगा। तो ये भी क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है। तो इसकी इक्लिप्स फॉर्म के की एनर्जी ज़्यादा होगी या स्टैगर्ड की? एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? कम स्टेबल, है ना। कम स्टेबल है तो उसका मतलब एनर्जी हाई क्या होगी, हाई होगी लो होगी? एनर्जी हाई होगी। यहाँ पे हम मिलेंगे 60 डिग्री में घुमा दूंगा तो आप स्टैगर्ड पे आ जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे आप? यहाँ मिलेंगे। 120 पे क्या हो जाएगा, वापस से इक्लिप्स हो जाएंगे तो आप यहाँ मिलेंगे। 180 पे फिर यहाँ मिलेंगे, 240 पे वापस फिर यहाँ मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो अब ये एनर्जी का प्रोफाइल डायरेक्ट ऐसा लिनियर चलेगा या फिर कुछ कर्व टाइप से चलेगा? हाँ, लिनियर नहीं होगा ये आपका इस तरीके से होगा। ये आपका ऐसे होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये आपका ऐसे होगा, फिर ये आपका ऐसे होगा, फिर ये आपका ऐसे होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये आपका 300 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता है। ब्यूटेन के लिए, है ना, ये हमने बनाया है ब्यूटेन, सॉरी ईथेन के लिए। ईथेन के लिए, ईथेन में क्योंकि केवल टॉर्शनल स्ट्रेन है, ईथेन में क्योंकि केवल टॉर्शनल स्ट्रेन है, तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो केवल है 12 किलो जूल, है ना, 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, केवल इतनी एनर्जी। और रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री 30 डिग्री पर इतनी एनर्जी होती है, मतलब थर्मल एनर्जी होती है कि कोई मॉलिक्यूल जो है आपका स्टैगर्ड में अगर है तो स्टैगर्ड से इक्लिप्स जा सके और इक्लिप्स से अगले स्टैगर्ड पे जा सके। मतलब देखिए यहाँ पर वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से यहाँ जब आता तो उससे 12 किलो जूल एनर्जी चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ की एनर्जी 12 किलो जूल ज़्यादा है ना। यहाँ पे ये है ना, ये, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसे 12 किलो जूल चाहिए ना यहाँ पे। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी थर्मल एनर्जी होती है सब्सटेंस के पास कि स्टैगर्ड से 12 किलो जूल थर्मल एनर्जी से मिलकर वो इक्लिप्स पे आ जाता है, इक्लिप्स को पार करके फिर से स्टैगर्ड पे आ जाता है और इस तरीके से एग्जिस्ट करता रहता है ना। तो मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी उसके पास है कि ऐसे एग्जिस्ट करता रहता है, और लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल इस तरीके से करते रहते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल स्टैगर्ड में है, कुछ इक्लिप्स में है, कुछ इंटरमीडिएट में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसी सारी कहानी को कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल में हम डील करते हैं। ये बनाइए।